आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, एक गतिशील वस्तु चली गई दूरी के समय के अनुक्रमानुपाती है। क्या वस्तु पर कोई बल कार्य कर रहा है? हमसे पूछा क्या गया है कि एक कोई गतिशील वस्तु है जो दूरी और समय के बीच में हमें रिलेशन दिया गया है कि उसकी जो चली गई दूरी है वो समय के अनुक्रमानुपाती है। तो उस पर क्या कोई बाह्य बल काम कर रहा है? तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई गतिशील वस्तु है, समय 0 सेकंड पे यहाँ थी। कुछ समय बाद मान लीजिए कि समय t सेकंड पे ये वस्तु x डिस्टेंस चली। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इसकी दूरी है x है वो टाइम के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारी दूरी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वेग होगा, वेग की वैल्यू होती है दूरी परिवर्तन की दर d, दूरी x है और टाइम t है। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे भी दूरी भी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वेग है वो हमारा नियत है। अगर हमें पता है कि अगर हमारा वेग है तो जो वस्तु पे त्वरण होगा, त्वरण की वैल्यू हमें पता है कि वेग परिवर्तन की दर होती है dv/dt। अगर ये नियत है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये 0 हो गया तो त्वरण की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर त्वरण की वैल्यू 0 हो गई तो हमें पता है कि फोर्स की जो वैल्यू होती है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगर त्वरण 0 है तो बल भी हमारा 0 हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन का आंसर ये है कि इस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। हमसे दूसरा क्या पूछा गया है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लग रहे हो फिर भी क्या वस्तु विराम में रह सकती है? मतलब हमसे पूछा गया है कि अगर किसी वस्तु पे कोई एक्सटर्नल या बाह्य फोर्स लग रहे हो तो क्या वो वस्तु विराम में रह सकती है? इसका आइए हम सोल्यूशन देखते हैं। हमसे ये पूछा गया है, हम सेकंड का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हमसे ये पूछा गया है, यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लग रहे हो, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर कोई बाह्य बल लग रहा है, मान लीजिए वो 10 न्यूटन का था। ठीक, अभी इसका जो परिणामी फोर्स होगा, परिणामी जो बल होगा एफ नेट, उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन और वस्तु ये इधर अभी मूव करेगा। पर अभी ऐसा एक केस हो सकता है कि ये मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इस पर इधर लगा दिया और एक 10 न्यूटन का फोर्स हमने इधर भी लगा दिया। तो इस समय जो परिणामी बल होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस समय हम देख पा रहे हैं कि वस्तु पे तो बाह्य फोर्स लग रहे हैं पर बॉडी अभी वस्तु जो है हमारी विराम स्थिति में होगी। तो सेकंड का ऑप्शन यही होगा कि अगर परिणामी बल 0 हो जाए तभी हम कह सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो विराम अवस्था में रहेगी। तो इसका आंसर यही होगा, वस्तु विराम अवस्था में तभी रहेगी जब उस पर परिणामी बल 0 हो जाए। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, वस्तु विराम अवस्था में रहेगी यदि उस पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी 0 हो जाए। 0 हो जाए। तीसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, यदि किसी वस्तु पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी 0 हो तो क्या वह आवश्यक है कि वस्तु विराम में ही होगी? इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी वस्तु पे परिणामी बल जो कार्य कर रहे हैं उनका जो परिणामी बल है वो 0 हो जाए तो क्या वस्तु विरामावस्था में रहेगी? नहीं, बिल्कुल गलत है। आइए इसको हम देखते हैं। वस्तु विरामावस्था में नहीं रहेगी। तीसरा जो है इसका हम हल निकालते हैं।
मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे परिणामी बल मान लीजिए हमने लगाया 10 न्यूटन का, और इधर भी एक बल हमने 10 न्यूटन का लगा दिया। लेट्स से कि इसकी वैल्यू है Ft। इस पे हम देख रहे हैं कि इसका जो परिणामी बल है या रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। जैसा कि हमें पता है अगर बल 0 है तो उस पर काम करने वाला एक्सीलरेशन या त्वरण भी 0 होगा। तो अगर त्वरण 0 होगा तो जिसका जो वेग होगा वो नियत होगा। अगर वेग नियत होगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो वस्तु हमारी है, ये वस्तु एक समान वेग से मूव कर सकती है, एक समान वेग से मूव कर सकती है, जबकि इस पे हमारा जो परिणामी बल है या जो रिजल्टेंट फोर्स है उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी वस्तु पर सारे बल जो परिणामी बल है उनकी वैल्यू 0 हो जाए, शून्य हो जाए, और हमारी वस्तु एक समान वेग से मूव करेगी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर किसी वस्तु पे उसका अगर परिणामी बल शून्य हो जाए तो वस्तु विरामावस्था में रहेगी। वो विरामावस्था में नहीं रह भी सकती है या नहीं भी रह सकती, क्योंकि वो एक समान वेग से मूव कर सकती है। चौथा हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या यह कहना सत्य होगा कि यदि एक वस्तु जो विराम में नहीं है तो उस पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी शून्य हो सकता है। इसका जो आंसर है वो तीसरा का आंसर ही है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि क्या यह कहना सत्य होगा कि यदि एक वस्तु में जो विराम में नहीं है तो उस पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी शून्य हो सकता है। बिल्कुल ये गलत है। अगर एक वस्तु विराम में नहीं है तो उस पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी शून्य हो सकता है, पर वो वस्तु विराम में नहीं रहेगी क्योंकि वो एक समान वेग से मूव कर सकती है। आइए देखते हैं कैसे। चौथे का एक्सप्लेनेशन है, ये जो वस्तु हमारी है इस पे कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए इस पे कार्य कर रहे हैं परिणामी जो बल है 10 न्यूटन, वही पिछला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इस पे भी 10 न्यूटन का लगा दिया। तो इस पे जो परिणामी बल है वो परिणामी बल शून्य है, इस पे जो परिणामी बल है वो परिणामी बल अभी शून्य है। पर ऐसा हो सकता है कि ये जो वस्तु है एक समान वेग से मूव कर सकती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, एक समान वेग से ये मूव कर सकती है। तो ये उस पर ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि उस पर कार्य कर रहे बलों का परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अभी भी ये देख रहे हैं कि इस पे जो कार्य कर रहे जितने भी बल हैं इनका परिणामी शून्य है और ये बॉडी विरामावस्था में नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो हमने आपको दिया है इससे आप समझ सकते हैं। ये देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु पर कार्य कर रहा बल गति की दिशा के अभिलंबोत हो तो इस बल का वस्तु की चाल तथा उसकी गति की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और वो गति की दिशा के अभिलंबोत उसकी गति की दिशा के परपेंडिकुलर या लंबोत एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स वस्तु की चाल तथा उसकी गति की दिशा पर क्या प्रभाव डालेगा। आइए इसको देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें जो दिया है। पांचवें का सोल्यूशन हम करते हैं, पांचवें का हम सोल्यूशन निकालते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जो एक समान वेग से मूव कर रही है अभी भी, और उस पे हमसे कहा जा रहा है उसके लंबवत उस वस्तु के वेग के लंबवत एक फोर्स इधर लग रहा है। उसका अगर ये वेग होगा तो उसके लंबवत जो फोर्स होगा ये इधर, उसके लंबवत जो फोर्स होगा ये फोर्स होगा, ये वेग होगा। तो इस पे एक बल इधर काम कर रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ये जो बल काम कर रहा है वस्तु का जो वेग है उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, और वस्तु का जो वेग है उसकी दिशा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं अगर कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में मूव कर रही है अगर और उस पे एक बल उस वेग के परपेंडिकुलर या लंबवत लग रहा है तो ये हमारा सर्कुलर मोशन का केस होता है। ये फोर्स उस बॉडी को क्या करता है, एक सर्कल में घुमाने की कोशिश करता है, एक वृत्त में घुमाने की कोशिश करता है। अगर ये वेग समान रहता है तो उसको हम बोलते हैं एक समान वृत्ताकार मोशन,
एक समान वृत्ताकार गति, उसको बोलते हैं एक समान वृत्ताकार गति। अब हम इसको देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पे वेग इधर है, इस वस्तु का जो हमारा जो इस वस्तु पे लग रहा है वो फोर्स इधर है, फोर्स इधर है। कुछ समय बाद देखेंगे कि ये वस्तु जो है सीधी रेखा में ना जा करके कुछ इस तरह से अभी दिखेगी, हमें यहाँ थोड़ी सी जाती हुई दिखेगी, यहाँ चली आएगी, और उसका वेग अभी थोड़ा सा इस दिशा में लगेगा, और उसका जो फोर्स होगा इस वेग के परपेंडिकुलर होगा। कुछ समय बाद ये फोर्स इसको सीधे जाना चाहिए, पर ये सीधे ना जा करके हमारी वस्तु कहीं यहाँ दिखेगी, और इस पे जो वेग होगा ये इधर होगा, इसका जो फोर्स होगा ये इधर होगा। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि वस्तु हमारी यहाँ भी दिखेगी, और उस पे जो वेग होगा वो हमारा फोर्स इधर होगा और वेग इधर होगा। तो अगर इन सारे पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हम देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलर मोशन हमें मिल रहा है, एक सर्कुलर मोशन मिल रहा है। तो ये जो हमारा जो फोर्स होगा ये क्या करेगा, सिर्फ हमारे वेग को, परिमाण को नहीं चेंज करेगा। वेग को जब परिमाण है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, बस सिर्फ वेग की दिशा को, सिर्फ ये जो वेग है इसकी दिशा को लगातार बदलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी इनिशियली वेग की दिशा इधर थी, कुछ समय बाद वेग की दिशा इधर हो गई, कुछ समय बाद हर एक पॉइंट पे, अभी यहाँ देखोगे तो वेग की दिशा इधर होगी, यहाँ देखेंगे तो वेग की दिशा इधर होगी, हर एक समय पे वेग की दिशा बदल रही है, और फोर्स की दिशा हमेशा एक सेंटर की तरफ जा रहे हैं। सारे फोर्स जो हमें देख पा रहे हैं ये सारे फोर्स हमें इस सेंटर की तरफ लगते दिख रहे हैं, जिससे हमें कह पा रहे हैं कि एक समान वृत्ताकार गति हो पा रही है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया रहे कि जो हमारा बल है वो किसी वेग के लंबवत लग रहा है, तो हम यही कहेंगे कि वो जो बल है वो सिर्फ वेलोसिटी या वेग की दिशा को लगातार बदलेगा, उसके परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है अगला जो पार्ट है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी के एक डिब्बे से एक गेंद को फेंकता है और फेंक के खुद देखता है, और दोबारा हमसे पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति, उसके साथ ही साथ एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा है, अर्थ में जो खड़ा है, वह व्यक्ति भी उस बॉल को देख रहा है। तो दोनों व्यक्ति उस बॉल की दिशा को या फिर उस बॉल की जो गति होगी उसको क्या बताएंगे, हमसे ऐसा पूछा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक समान वेग से चलती हुई रेलगाड़ी के एक डिब्बे से एक गेंद का पथ कैसा दिखेगा, ये पूछा जा रहा है। साथ ही साथ बाहर खड़े किसी अन्य व्यक्ति को कैसा दिखेगा। अब इसमें ये हमसे कहा जा रहा है हमारा 7वां एक्सप्लेनेशन होगा, 7वां सोल्यूशन होगा, और इसमें हमसे ये कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है, वो एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए सपोज ये रेलगाड़ी है और ये v वेलोसिटी से एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। इस पर एक आदमी बैठा है और उसने एक बॉल को फेंका, एक बॉल को इसने ड्रॉप किया। ऐसा क्वेश्चन में कहा नहीं गया है लेकिन हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे अगर ये एक समान वेग से जा रही है तो ये आदमी भी एक उसी वेग से आगे बढ़ रहा होगा, और अगर ये बॉल को फेंकेगा तो बॉल भी उसी वेग से आगे की तरफ बढ़ रही होगी। अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एक आदमी ग्राउंड पे भी खड़ा है, अब ये आदमी एक ग्राउंड पे खड़ा है, एक आदमी उसी ट्रेन में बैठा है जिस रेलगाड़ी से जो रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम इस आदमी से पूछें कि इस बॉल का गति क्या होगी, इस बॉल की गति की दिशा क्या होगी, तो ये क्या बताएगा। तो ये आदमी कहेगा कि ये बॉल सिर्फ ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जाएगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ जाएगी। चूँकि अगर हम देखें मान लो इस बॉल का एफवीडी बनाते हैं तो इस बॉल पे वेलोसिटी इधर भी लग रही होगी, और ये आदमी की भी वेलोसिटी, अगर आदमी इस आदमी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अपनी वेलोसिटी अगर उल्टा करके इसको दे देगा तो ये दोनों वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगी। तो जो रिलेटिव या सापेक्ष वेग होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और इसके पास सिर्फ ए ड्यू टू द गुरुत्वाकर्षण ये बॉल सिर्फ नीचे गिरती हुई दिखेगी। अगर इस आदमी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं तब, अगर यही बॉल ये आदमी देख रहा होगा,
जो बाहर ग्राउंड पे खड़ा है, तो इसके लिए अगर हम एफवीडी इस बॉल का बनाएंगे तो ये बॉल थी। इस समय जो बाहर वाला आदमी ये इस बॉल को अगर देखेगा तो क्या देख पाएगा कि इसमें एक रेलगाड़ी का जो वेग था वो इस बॉल में वही सेम वेग होगा, और उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो नीचे लग रहा होगा। तो ये आदमी इसको देखेगा तो इनका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से जाएगा, तो इसको बोलते हैं परवलयाकार गति। परवलयाकार गति, चूंकि इसमें एक क्षैतिज दिशा में वेग था जिसकी वजह से ये ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ ना आकर के इस वेग की वजह से दो एक्सिस में मूव करेगा। एक गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आएगा और इस वेग की वजह से ये क्षैतिज में भी मूव करेगा। तो ऐसा जो मोशन होता है उसको बोलते हैं परवलयाकार गति। तो जो आदमी ट्रेन में बैठा होगा उसके सापेक्ष इस जो गोला है वो सीधा ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आएगा, और जो आदमी ग्राउंड या अर्थ पे खड़ा होगा उसके सापेक्ष ये गोला परवलयाकार गति करेगा। इसका आंसर। अब हमसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम का सदिश रूप लिखिए। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पार्ट का सबसे आसान क्वेश्चन। जैसा कि हमें पता है कि न्यूटन का जो द्वितीय लॉ होता है, फोर्स बल इज इक्वल्स टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, यही होता है सदिश रूप। जिस दिशा में ये फोर्स और त्वरण की दिशा सेम होती है यही सदिश रूप होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।